सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार और सप्रेम हमारा भी प्यार दुलार। और भाई हमेशा हम प्यार दुलार देते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे भी साथी हमें मालूम चला है कि उनकी उम्र काफी है। हो सकता है वो हमारी बुआ हो, मौसी, मामी, मामा, चाचा, ताऊ, कोई भी हो सकता है। उन सबको हमारा सादर प्रणाम, अभिनंदन और सादर प्रणाम कहेंगे हम। और आज बड़ा खास दिन है ना, तो उसकी ढेर सारी बधाई दे देते हैं। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आज मातृभाषा दिवस है और हमारे साथी लिखते हैं 100 श्रोताओं ने स्नेह भरिया नमस्कार। आज मातृभाषा દિવસ છે અને મને મારી ગુજરાતી ભાષાનું ખૂબ ગૌરવ છે। એ વિચારીને ગજગજ ફૂલે મારી છાતી, હું અને મારી ભાષા બંને છીએ ગુજરાતી। क्या बात है। गोड़ लागतानी प्यारी बुआ जी। बुआ जी औरी हम सबहन हनके दुलारी सोनाली सखी और हमार सबहन सखी सहेली श्रोता परिवार, आप सब लोगन के मातृभाषा दिन के ढेर मानी शुभकामना, बधाई। तो भाई इस तरीके से अपनी अपनी भाषा में इन लोगों ने हमें बधाई दी है, स्वागत किया है कार्यक्रम में। तो सोनाली बिटिया, बड़ा अच्छा लग रहा है ना कि किस तरह से इन्होंने हमारे कार्यक्रम को और सजा दिया, यानी अपने कार्यक्रम को सजा दिया और एक क्लू भी दे दिया है कि हमारे और साथी जो हैं उनकी जो भाषा है उसमें कुछ संदेश लिखकर भेजे, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा ना हो, हम लोग पढ़ सकें। छोटा सा संदेश लिखे तो उससे प्रोग्राम में 4 चांद लग जाएंगे ना। क्या बात है, अच्छा लगेगा। लेकिन 4 चांद लगेगा तो और कौन से विषय हम बताएंगे, बात करेंगे, ये भी तो कर लिया जाए। यानी कि प्रार्थना से मनोबल बढ़ता है, उस पर बात करेंगे। और साथ ही आज जो है हम व्यंजन भी बताएंगे सखियों को। और बहुत सारे लोगों को इंतजार है। श्रोतागण भी लिखकर भेज रहे हैं कुछ व्यंजन। जी हाँ, और शादियों का बदलता जो स्वरूप है उस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारे संदेश होंगे। शादियों की बात हो रही तो हमें लगता है पहले गीत सुन लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, सुनते हैं गीत। चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। आबो हवा वाह 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 वाह। आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है, कानून है, इंसाफ है। अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आदमी को खून वून सब माफ है। आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है, कानून है, इंसाफ है। अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आदमी को खून वून सब माफ है। और क्या कहूँ, छोटी मोटी चोरी रिश्वत खोरी देती है अपना गुजारा यहाँ। आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। रोटी का पहिया चला, गोल मोल रोटी का पहिया चला, पीछे पीछे चांदी का रुपया चला। रोटी को बेचारी को चीर ले गई, चांदी लेके मुंह काला कौवा चला। गोल गोल रोटी का पहिया चला, पीछे पीछे चांदी का रुपया चला। रोटी को बेचारी को चीर ले गई, चांदी लेके मुंह काला कौवा चला। और क्या कहूँ, मौत का तमाशा चला है बेतहाशा, जीने की फुर्सत नहीं है यहाँ। आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है, वेरी गुड, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है।
बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। तो भाई सब ठीक ठाक है। और केम छो और मजामा जो है वो तो बड़ी सामान्य सी बात है और सब जगह यही पूछा जाता है। हर भाषा में ये तो रहता ही है कि क्या हालचाल है, कैसे हो, और फिर उसका जवाब आता है। तो ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। लेकिन जो हम लोग दिवस मना रहे हैं उसका प्रयोजन जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं हम जो लोग बाहर रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं या घर में भी रह रहे हैं लेकिन शिक्षा किसी और भाषा में हो रही है, लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहिए, इसी को मनाने का संकल्प करने का दिन है ना? जी। और प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में हम मनाते हैं और यूनेस्को ने वर्ष 1999 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। जी। देखो ऐसे क्या होता है कि भाषा से केवल ऐसा नहीं है कि केवल भाषा हम सीखते हैं, संस्कृतियां सीखते हैं, फिर हमारी जो विरासत है उसकी जानकारी भी इसी के माध्यम से आगे जाती है, तो जाहिर है कि वो भी सुरक्षित होता है। तो इसलिए इस तरह से मातृभाषा का संरक्षण और संवर्धन बहुत जरूरी है। संरक्षण करेंगे तो हमें लगता है संवर्धन अपने आप हो जाएगा, है ना? तो राज्य स्तर में बहुत सारे जो हमारे देश में है राज्य वो उसमें पहल कर रहे हैं, है ना? जी। और कि मतलब जो भाषा है उनके आदिवासी क्षेत्र की उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। जी। और ओडिशा सरकार ने अमा घर कार्यक्रम शुरू किया है जो आदिवासी बच्चों को आदिवासी भाषा में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। केरल सरकार ने नमथ बसई कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय भाषा में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो बहुत ही प्रभावशाली साबित हो रहा है। देखो जरूरी तो है क्योंकि भाषा मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है। कई देशों, राज्यों, कस्बों और क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कहीं धार्मिक भाषा का अंदाज अलग है तो कहीं बातचीत का लहजा अलग है, लेकिन इसके बावजूद हर भाषा लोगों से संवाद करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा वो डोर है जो सभी को एक साथ बांधती है। इस बंधन को मजबूत करने के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है। ये हमारी बात साथी ने लिखकर भेजी। हाँ बिल्कुल जी। और एक साथी ये भी लिखती है कि मातृभाषा हम सब की है। जी। मातृभाषा जिसमें किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति सबसे सहज और सरल होती है। भाषा केवल संवाद और संपर्क का माध्यम मात्र नहीं है बल्कि वह अपनी पहचान और अस्तित्व से भी जुड़ी है। प्रत्येक क्षेत्र की भाषा वहाँ के जीवन का सार है। उसकी सामाजिक संरचना को उसकी लोक भाषाओं के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और हम हिंदी भाषी हैं लेकिन जिस क्षेत्र में हमारे पूर्वज रहते थे वो राजस्थान था और हम अब मालवा में रहते हैं। घर में हिंदी के साथ मालवी भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, लेकिन अभी की नस्ल हिंदी इंग्लिश ही जानती है। भाषा कोई भी किसी भी प्रांत की हो, रहने वालों को बहुत पसंद होती है। और बस हमारा प्रयास होना चाहिए ना बुआ जी कि बच्चों के साथ में भी अपनी मातृभाषा में बात करें। नहीं तो क्या है कि स्टेटस सिंबल के कारण हम अंग्रेजी में बात करते हैं या फिर अन्य हिंदी में बात करते हैं, हिंदी या खड़ी बोली में बात करते हैं। वो भी हिंदी में भी क्या है जो प्रादेशिक जो टच होता है, जो उसकी खुशबू होती है वो हम छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी छोटे छोटे शब्द होते हैं, उनसे झलकता है कि हम अभी भी धरती से जुड़े हुए हैं, उसको छोड़ते हैं। जबकि भाषा के बारे में भारतेंदु बाबू ने और बहुत सारे लेखकों ने लिखा, हमारे साथी ने साझा किया है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वो नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे राष्ट्र प्रेम की उद्दीप्त करती गुप्त जी की ये शब्द कभी सभी के जीवन का ध्येय वाक्य होना चाहिए। अपनी मातृभाषा से प्यार करना ही हमारा धर्म है। ये लिखती हैं कि पहाड़ी और हिंदी है हमारी मातृभाषा और पहाड़ी भाषा में अपने FM रेडियो से प्रोग्राम देती हूँ, अच्छा लगता है। तो भारतेंदु बाबू की जो हम बात कर रहे थे तो उन्होंने भी 2 पंक्ति लिखी है ना, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निजी भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। यानी कि आपके जो दिल का दर्द है वो तभी जाता है जब आप अपनी भाषा में बताते हैं। जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं, मातृभाषा से सभी को प्रेम होता है। मेरी मातृभाषा मराठी है। हमने परिवार में नियम बना रखा है कि घर में आपस में बात करते हुए मातृभाषा मराठी में ही बोलेंगे। बाहर की दुनिया में हिंदी, अंग्रेजी जैसा भी अवसर हो उसे अनुसार हम बोलते हैं। जब घर परिवार में मातृभाषा को बोला जाएगा तभी तो हर सदस्य अपनी भाषा के स्वरूप और विकास से परिचित
हो पाएगा। फिर भी है कि अपनी भाषा में बात करते हुए चेहरे की भाव भंगिमा अन्य भाषाओं में बात करने के मुकाबले ओजस्वी लगती है। क्या बात है, बहुत प्यारा इन्होंने लिखा है। इसीलिए हमारे साथी ने लिखा है, रेणुबेन अने सोनाली बिटिया केम छो, आशा छे आप अने हमारा बद्धा साथी श्रोता मित्रों पण मजामा हशे। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वर्ष की थीम भी तो होती है ना कुछ? जी, इस वर्ष की थीम है बहुभाषी शिक्षा अंतर, पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। यानी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करना साक्षरता और अतिरिक्त भाषाओं के अधिग्रहण का समर्थन करती है। यानी जो लोग आर्थिक कमजोर तबके के लोग हैं, वो डरते हैं शिक्षा लेने से, पर अगर उनकी मातृभाषा में ही उन्हें शिक्षा का प्रयोजन किया जाएगा तो वो शिक्षित हो पाएंगे, वो साक्षर होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है ना। बिल्कुल सही बात है, और ये प्रयास होना ही चाहिए। और ये इस तरीके से ही इसमें ज्यादा समृद्धि हो सकती है, बढ़ा जा सकता है आगे, है ना। तो ऐसे ही हमारे साथी अपनी अपनी भाषा में संदेश लिखकर छोटे छोटे भेजेंगे, हमें उम्मीद है ऐसी। लेकिन हम उससे पहले उनको गीत सुना देते हैं। सुनते हैं गीत। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पता पता जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पता पता कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग। कोई किसी की खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग। बेगाना आलम है सारा यहाँ तो कोई हमारा दर्द नहीं पहचाने हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता चाहत के गुल खिलेंगे चलती रहे हजारा दिया। हम तो इसी चमन में बांधेंगे प्यार का आशिया। ये दुनिया बिजली गिराए, ये दुनिया कांटे बिछाए, इश्क मगर कब माने हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता दिखलाएंगे जहां को कुछ दिन जो जिंदगानी है। और कैसे न हम मिलेंगे हमने भी दिल में ठानी है। और अभी मत वाले दिलों की मोहब्बत
तो भाई हमारे साथियों ने लिखकर भेजना शुरू कर दिया है, स्वागत है आपका। लिख रहे हैं हमारे साथी, सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी सुने का मिलत है और गाने भी बहुत नीक लागत है। तो इनके जो कहते हैं ना बोली है ये तो और बड़ी प्यारी, पढ़ने में भी मीठा लग रहा है ना। हाँ। और हमारे एक साथी लिखते हैं, हमारी मालवी में बोलते हैं, का जारी है कई खायो कई बनायो, थारी तबीयत कैसी है, मारे मीठो बहुत पसंद है। मीठो भात, मीठो बहुत पसंद बहुत अच्छा, बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत, हाँ समझ गए। मीठो बहुत पसंद है। तो भाई इन्होंने ऐसे ही हमारे एक साथी और लिख रहे हैं कि भुआ सा हेक जड़ा आईजो सा आज जिमन है। इसका क्या मतलब है? फिर से पढ़िए। भुआ सा हेक जड़ा आईजो सा आज जिमन है। चलो बताएंगे ये खुद ही। खाना खाने आई है ऐसा कुछ होगा ना। आज जीवन है, ये तो समझ में आ रहा है कि जीवन है। तो भाई पर ये बहुत मधुरता, उसमें अलग ही मिठास आ जाती है ना। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे साथियों ने बहुत तरीके से लिखा है। हालांकि कुछ लोग और भी तरीके से लिखते हैं कि भाई अगर बड़े लोगों का क्या करा जाए, है ना। आज सभी विषयों पर लिखने का मन हो रहा है और ऐसा तो सभी का मन करता है। लेकिन एक ने जो लिखा है कि उन बड़े लोगों को कैसे सिखाया जाए जो अच्छे अच्छे अवसरों पर अच्छे अच्छे शब्दों को अंग्रेजी में बोल डालते हैं। सबसे पहले तो वो बड़े लोग सीखे कि मातृभाषा की कीमत क्या है, उनको उसका उपयोग कहाँ कहाँ करें, ताकि हम जीवन में आम जनता उन अवसरों को पहचान के और मातृभाषा का प्रयोग करना सीखें। क्या कहोगे इस बारे में? भाई हम तो यही कहेंगे कि सीखने की जरूरत नहीं है, तो दिल की बात है और दिल की बात करनी चाहिए, है ना। दिल की बात दिल को पहुंच जाती है ना, पहुंच जाती है। तो बात वही है कि शुरुआत हम पड़ोसी से क्यों करना चाहते हैं, खुद से करें। और खुद से करें, अगर खुद से करें तो घर के जो बच्चे हैं वो हमारा अनुसरण करेंगे। बिल्कुल, बच्चे बोलेंगे। आपके घर का अपना जो माहौल है, वातावरण है, उसको खुशनुमा बनाइए। अपनत्व का भाव अपने आप आ जाएगा जब हम अपनी बोली में, अपनी भाषा में बात करेंगे। क्योंकि हमारे साथी भी ने बहुत लिखा है कि जब भाषाएं मिलकर बोलती हैं, भारत के विभिन्न कोनों में घूमती हैं, मातृभाषा की सुरीली बोली से हम सबको जोड़ती हैं। हर भाषा का अपना रंग है, अपनी ध्वनि, जैसे स्वर्णिम सूर्य की किरणों की झिलमिल। हर एक भाषा की अपनी पहचान है जो बदलती नहीं, ना ही कभी धीमिल। मातृभाषा है हमारी पहचान जो हमें जोड़ती है, सबसे आसान विचारों को व्यक्त करने का माध्यम जो हमें देता है विशेषता का अधिकार मान। भाषा की खिलती हैं बहारें जैसे रंगीन फूलों के तारे। हर भाषा में छिपा है सबकी प्राचीनता जो बनाती है हमें एक विश्व परिवार बंधुत्व। हम सभी को मिलकर ये सोचना चाहिए, भाषाओं को बचाएं, संवारें, सुरक्षित रखें। जब तक हमारी भाषाएं होंगी सुरक्षित, हमारी संस्कृति विरासत होगी प्रतिष्ठित। अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने लिखा है मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं। और भाषाओं के संसार में हम सब में सम्मान लाएं। चलो आज से शपथ लें हमारी मातृभाषा को हमेशा महिमामय बनाएं। क्या बात है, क्या बात। तो बात अच्छी सी यही है कि घर के अंदर आप बोलना शुरू करें, आपस में बातें करें, सहेलियां मिले, दोस्त मिले तो अपनी भाषा में बात करें और उसका आनंद लें। ये खुद के खुशी के लिए है, अपनी अनुभूति के लिए है ना। जी जी जी, सुख की अनुभूति होती है ना बुआ जी कि जब हम दुखी हो जाते हैं और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उस वक्त जो हमारी मुंह से बोली निकलती है वो मातृभाषा ही होती है। हाँ, ये बात तो है कि हम कितनी भी भाषाएं बोलते हो, पर जब हम परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना करने बैठते हैं तो अपने आप पता नहीं क्यों कि हम, यानी हमारे भगवान जो है अपने माता पिता की तरह ही होते हैं। बिल्कुल। तो उनसे हम प्रार्थना जब जुड़ते हैं तो अपनी ही भाषा में जुड़ते हैं, या जब हम बहुत खुशी हो या तकलीफ हो, यानी कि किसी भी चरम पे हो, जब हम अपने अपने संवेदनाओं के उस पे, तो जाहिर है कि सभी जानते हैं कि हमारी अपनी ही भाषा निकलती है ना। कितना भी हम अंग्रेजी बोल रहे हो, लेकिन अगर दर्द होगा तो आई रे बाप रे ही निकलेगा ना। तो ऐसे ही होता है। तो एक गीत सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे भाई। जी, सुनते हैं गीत। तेरे नए रूप की
मिट जाती है एक ही पल में जीवन की हर थकन। सपनों की तुम मूरत, तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये जीवन। सपनों की तुम मूरत, हो चमकी मेरी किस्मत की रेखा इन नैनों के काजल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। हम और पास आएंगे, हमें और पास कोई लाएगा। दुनिया को नजर आएंगे हम जब जब वो मुस्काएगा। हम और पास आएंगे, हमें और पास कोई लाएगा। दुनिया को नजर आएंगे हम जब जब वो मुस्काएगा। आई ऐसी बेला, एक पल को भी मुझे अकेला छोड़ न देना तुम। आई ऐसी बेला, पास ही रहना, खो मत जाना दुनिया के हलचल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। तेरे नए रूप की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में। તો बहुत सारी बातें हैं. કેમ છો રેનુબેન અને સોનાલીબેન? મને ગુજરાતી ટાઈપિંગ નથી આવડતું, પણ મને ગુજરાતી હોવાનું ગર્વ છે. જય જય ગરવી ગુજરાત. सकल श्रोतादेर जानाई मातृभाषा दिवसेर शुभेच्छाओ अभिनंदन सकले भालो थाकबेन नमस्कार. क्या बात है. सबनी सखी साहेड़ीन खे नमस्कार. विविध भारती असा सबनिन जी चहेती आए. तो इन्होंने भी लिखा है कि बहुभाषी शहर में पालन पोषण के कारण बहुत सारी भाषाएं सुनने समझने का अवसर मिला, लेकिन फिर भी लिखते हैं कि आज की पीढ़ी में हमारे कई छात्र अपनी मातृभाषा में कुछ शब्द सिखाने सुनाने का प्रयास करते हैं, तो आनंद आता है. तो बस यही करना चाहिए, क्योंकि अपनी भाषा में, जैसे तुमने कहा कि दुख हो सुख हो प्रार्थना का समय हो, तो हमें अपनी भाषा में ही मजा आता है. क्योंकि प्रार्थना एटीएम नहीं है कि कार्ड अंदर जाएगा और दुआ कबूल हो जाएगी, बल्कि निर्मल भाव प्रार्थना में लाना है. कोई डिमांड नहीं हो, धीरज हो, तो एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है. तो जब भी ऊर्जा की बात आती है तो यहाँ से देखो बात समझ में आती है कि हमारी अपनी जब भाषा होती है तो फिर हमें उसको अलग से ध्यान नहीं लगाना पड़ता है. नहीं तो जैसे कि आजकल बात होती है कि घर में बच्चा तो बोल रहा है कि अच्छा केला खाओ, सेब खाओ, दूध पियो, रोटी खाओ, और जैसे ही स्कूल जाता है तो कहता है ब्रेड, और ये मिल्क, और वो बनाना, तो एप्पल, तो वैसे घबरा जाता है कि ये सही है या ये सही है ना. अच्छा खासा भिंडी खा रहा होता है, वो लेडीज फिंगर हो जाती है, तो वो सोचता है कि हम क्या करें, खाएं कि रख दे प्लेट में. तो इसलिए जब प्रार्थना की बात आती है तो पहले तो इसमें आदमी का कितनी एनर्जी हमारी चली जाती है ना, 30-40% तो अपनी भाषा में हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर एनर्जी की बात आ रही है और प्रार्थना में बहुत शक्ति है, ये तो हम सब जानते हैं. जी, हमारी प्रार्थना या प्रत्येक शब्द ब्रह्मांड तक पहुँचता है और पुनः लौट कर हम तक आता है. प्रार्थना में झुकना होता है, जिससे विनम्रता आती है और आशा भी जगती है. ये सारी बातें हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं. श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद. वाकई बहुत गूढ़ बातें आपने लिखी हैं, और ये बात तो सही है कि जैसे कि शारीरिक व्यायाम से शरीर को ताकत मिलती है, उसी तरह से प्रार्थना से हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है ना. तो जाहिर है कि हम चाहते हैं कि आत्मविश्वास हमारा प्रगाढ़ हो. इससे क्या होता है कि जो भी काम हम करते हैं उसमें हमें 100% परिणाम मिलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है. तो जीतने के लिए पहले मन बनाना पड़ेगा, अपना मनोबल जो है वो दृढ़ करना पड़ेगा. जी, और मन की एकाग्रता भी बढ़ती है ना बुआ जी. हाँ. कि महान संतों का भी ये मानना है कि बिना प्रार्थना के मनुष्य का जीवन पशु पक्षियों जैसा निर्बोध होता है, और श्रद्धा भाव के साथ की गई प्रार्थना निश्चित ही फलदायी होती है.
यहाँ ये बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रद्धा भाव। आमतौर पर क्या होता है कि जैसे लिख दिया कि बोल दिया त्वमेव माता तुच्छ पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तो बस ये अक्षर मात्र पढ़ने जैसा हो गया, जैसे कि बाकी हम लोग चीजें पढ़ते हैं वैसा ही हो गया। इसके मनोभाव को समझना, उसके भाव को समझना और उस भाव के साथ पढ़ना, यानी कि आप पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दें। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो पूरा समर्पण होना चाहिए मन से। तब जाहिर है कि जैसे पहले ही तुमने कहा ना कि दिल से दिल की बात पहुंचती है, तो जब आप दिल से कहेंगे तब उसमें वो शक्ति आएगी, वो जो ऊर्जा जो हम चाह रहे हैं वो तब आएगी, या जो जिस चाहत से आप प्रार्थना कर रहे हैं वो तभी होगी पूरी। और फिर ऐसा नहीं कि बस हम घंटों बैठ गए परमेश्वर के सामने तभी हमारी दुआ कबूल होगी या हमारी प्रार्थना भगवान तक जाएगी। भले ही हम 1 मिनट के लिए बैठे या फिर आधे मिनट के लिए बैठे, पर वो हमारी प्रार्थना शांत भाव से हो और परमेश्वर के एकदम शांत चित्त से होकर जब हम करते हैं तो वो परमेश्वर तक पहुंच ही जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। परमेश्वर तक जाना हो या जिससे भी, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, जो आपका आराध्य है, उससे उसी के से आप प्रार्थना करते हैं। तो एक बात और है कि हम हमेशा कुछ ऐसे कोई वस्तु की इच्छा रखते हैं वैसे ही प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा ना करें। कभी कभी विश्व शांति के लिए भी प्रार्थना की जा सकती है और करना भी चाहिए, है ना। तो प्रार्थना की शक्ति अतुलनीय है। दिल से की गई प्रार्थना और अगर मेहनत का साथ हो तो उसके परिणाम अवश्य ही सकारात्मक नजर आते हैं। हमारे साथी भी लिखते हैं कि प्रार्थना से बड़ा बल, विश्वास, प्रेरणा, आशा और सही मार्गदर्शन मिलता है। मानवीय गुण जैसे दया, अहिंसा, ममता, परोपकार, सहनशीलता, सहयोग, सादगी, उच्च विचार आदि पैदा होते हैं, उनका विकास होता है। विपत्ति, निराशा और संकट के समय प्रार्थना से बड़ा बल, आत्मविश्वास और शांति मिलती है। ईश्वर की प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि संकट ना आए, बल्कि ये है कि जब संकट आए तो मन में कभी भय ना आए। वाह, क्या बात है। बहुत ही अच्छी बात इन्हें लिखकर भेजी और हमारे सारे साथी इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस ये मैसेज ही पढ़ते जाए। पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और हमारे साथी भी बराबर हाजिर हैं अपने संदेशों के साथ। और खास तौर से जो हम लोगों ने भाषा की बात की है उसमें लिख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है बहुत ना। हमारे एक साथी लिखते हैं, आप मन को सुघर बोली म कार्यक्रम बढ़िया लागथे, मन गदगद हो जाते अंत से ले बधाई। छत्तीसगढ़ की भाषा है, छत्तीसगढ़ी में लिखा है इन्होंने। हाँ, ये छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो भाई बात यही है कि मन की बात जो होती है वो मन से निकलनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जो हम लोग बात कर रहे थे कि मनोचिकित्सक भी ये कहते हैं कि जो लोग नियमित प्रार्थना करते हैं वो ज्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। और जाहिर है कि मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं, स्थिर हैं, जैसे इन्होंने पहले लिखा हमारे साथी ने कि संकट के समय आप घबराएंगे नहीं। जाहिर है कि उस समय हो सकता है आप प्रार्थना करना भूल जाएं, लेकिन अगर आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो संकट आएगा तो बड़ी आसानी से निकल जाता है ना। वो स्थिरता आप में आ जाएगी, धैर्य आप में स्वयं आ जाएगा, है ना। और बचपन से कुछ अच्छी आदतें हमारे व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है ना बुआ जी, उनमें से एक है प्रार्थना। बच्चों को जब भी समय मिले, यानी सुबह या शाम को, उन्हें जरूर प्रार्थना करना सिखाए, जो उन्हें सकारात्मकता सिखाती है ना। कि आजकल नहीं तो बच्चों को समय नहीं है, स्कूल है, ट्यूशन है, स्विमिंग क्लास जाना है, तबला सीखने जाना है, म्यूजिक सीखने जाना है, पर बस 15 मिनट सुबह हो या शाम को हो या रात को सोते वक्त 15 मिनट भी बहुत ज्यादा है। हमें लगता है बस आप सिर्फ इतना बस अपने आप को समर्पित करने वाला भाव रखिए। रात में सोते समय बिस्तर पर बैठ जाइए 2 मिनट के लिए और बस आंख बंद करके प्रार्थना कर लीजिए।
है ना? तो गहरी नींद लग जाएगी। बहुत यानी अच्छी जिन लगेगी। लोगों को नींद की समस्या है उससे वो भी छुटकारा छुट्टी मिल जाएगी। हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि मनोबल बढ़ता है बशर्ते पूरी श्रद्धा से ध्यान पूर्वक किया जाए। मेरा अनुभव है कि जब प्रभु का अपने निकट होने का एहसास होता है वो आपको सकारात्मकता की ओर ले जाता है और इससे आपका मन मजबूत होता है। मनोबल टूटने के बजाय कुछ अच्छा करने की चाहत जागती है। क्या बात है, क्या बात है। और संत कबीरदास भी कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन करे न कोय, और जो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। ये बात बिल्कुल सही है। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि प्रार्थना की शक्ति, संकल्प शक्ति से कुछ भी हासिल हो सकता है। प्रार्थना हमारे संकल्प की शक्ति को जागृत करती है, हमारे मनोबल को बढ़ाते हुए ईश्वरीय सहायता का आधार प्रदान करती है। सभी धर्मों में प्रार्थना की अलग विधियां हैं लेकिन उनके काम करने के तरीके एक ही हैं। निष्ठा, समर्पण और अविनाशी सत्ता पर भरोसा होने से प्रार्थना की शक्ति जागृत हो जाती है। एक तो ये होता है ना कि प्रार्थना करने से हम अपना एक तो जो दिक्कत है जैसे लगता है हमने कह दिया और फिर उसके ऊपर भरोसा कर लीजिए आप। फिर देखिए आप खुद निश्चिंत हो जाएंगे और जब आप निश्चिंत होंगे तो जो भी काम आप करेंगे उसमें 100% दे सकेंगे, सफल हो जाएंगे। हाँ, जाहिर है सफल हो जाएंगे क्योंकि आप 100% देंगे तो सफल तो होंगे ही होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब डर रहता है हमारे मन में तो हम उस काम में पूरा अपना नहीं दे पाते हैं। तो जो भी हुनर है, जो भी काम है, परीक्षा हो, आजकल खासतौर से परीक्षा है, तो इस बात का ख्याल रखिए, है ना? और अब हम गाना सुनते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन
से भरी तेरी आँखें। तो भाई बहुत सारी बातें हमारे साथी लिख कर भेज रहे हैं। भाषा के बारे में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, लिख चुके हैं, उन पर तो हम चर्चा कर चुके हैं। और प्रार्थना करने से मन में शांति, सुकून, हमारा मनोबल ऊंचा होता है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्रार्थना से अंतर्मन की सोई हुई ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जिनसे असाध्य रोग तक ठीक हो जाते हैं। प्रार्थना एक प्रकार का योग है जिसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। प्रार्थना के कई रूप हैं, कोई जरूरी नहीं कि उसे लय सुर ताल में गाया ही जाए। अपने इष्ट देवता के सामने करबद्ध नतमस्तक होकर आप कुछ भी उनसे कहते हैं वो प्रार्थना ही है। और हम सभी ने देखा है कि कोई भी अच्छा बुरा व्यक्ति, हम जब भी प्रभु को प्रार्थना के रूप में याद करते हैं तो निश्चित हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा कार्य सफल हो। प्रभु मेरे इस अनुष्ठान को सफल बनाना, हम सभी यही विनती करते हैं। हमारे बहुत सारे साथियों ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। लिखते हैं कि दीप स्तंभ है प्रार्थना। क्या बात है। सब कुछ इसमें आ गया है ना? जी जी। और भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी है। ईश्वर की प्रार्थनाएं हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है, हमारे मन में विश्वास भरती है, हमारे नजरिया को सकारात्मक बनाती है। बिल्कुल सही बात है। और बचपन याद आ जाता है। और ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा है कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र हमारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। स्कूल की घंटी बजाने के बाद माइक से हारमोनियम के सुर में छात्राओं के संवेद स्वर सुनाई देते थे। ये जहां है, अगर आप समय से प्लेग्राउंड में नहीं पहुंच पाए तो वहीं अपने पैरों और दोनों हाथों को जोड़कर ये प्रार्थना हमें गाना था। जिस दिन एग्जाम रहता था उस दिन तो हम जोर जोर से इस प्रार्थना को करते थे, हमारा पेपर अच्छा हो जाए। कितनी तो मासूमियत भरी बात है ना। हाँ, यही होता ही था ना। बहुत सारे और भी छोटे छोटे टोटके होते थे, वो भी हम लोग करते थे एग्जाम में। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राम राम, हमारी भाषा मारवाड़ी है। थारो प्रोग्राम माने बहुत बढ़िया लागे जी, लागे जी करे सारे दिन सुनता रहवा। तो हाँ, लागे जी रहवा सुनता रहे, मतलब पूरे दिन मन करता है कि सुनते रहें। तो भाई देखिए, थोड़ी थोड़ी तो भाषा हम लोग समझने भी लगे हैं, आप लोगों की भी। वैसे हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि भाई आप लोगों की भाषा क्या है, मातृभाषा। तो देखिए, आप लोगों से हम लोग संवाद कर ले रहे हैं, तो यही हमारी भाषा है। और अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपनी अपनी भाषा में लिखा है ढेर सारे संदेश। तो अब शादी ब्याह में चलना है क्या? शादी ब्याह देखिए ना बुआ जी, भले कितने भी परिवर्तन आ जाए, पर शादियों जो पहले प्रार्थना होती थी अभी भी प्रार्थना होती है। शादी में हाँ, यानी हम जैसे अपने भगवान के इष्ट देवता धर्म में हम घुसने वाले हैं तो डर तो लगता ही है सबको। और वो भगवान हमारा डर भी दूर भगा देते हैं। हाँ, ये बात है। और शादी में बहुत सारी चीजें बदली हैं, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ समय के हिसाब से बदलाव आता रहता है, और कुछ अच्छा तो है, उसका स्वागत भी करना चाहिए। परिवर्तन दिखाई दे रहा है, रस्में जो हैं, परंपराएं भी हैं, वो अछूती नहीं है, उनको भी निभाया जा रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अलग तरीका हो गया है। तो पहले जैसी होती थी वैसी अब नहीं होती है ना। हाँ, पहले शादियां सादगी से संपन्न होती थी जी। शहनाइयां बजती थी, ढोल नगाड़े बजते थे, और गीत गाए जाते थे, बन्ना बन्नी के गीत गाए जाते थे, और मोहल्ले की महिलाएं आती थी, घर पूरा भरा भरा होता था। अब इन सब की जगह खाली है, और इन सब की जगह सिर्फ एक डीजे ने ले ली है। हाँ, ये भी है। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि शादी तय होने पर हमारे यहाँ एक चांदी का कटोरा जिसमें पीले चावल, हल्दी, सुपारी और उस पर कुछ रुपए सामर्थ्य के हिसाब से रखकर एक रस्म होती थी जिसे बरीक्षा कहते थे। उसके बाद कुछ दिन तय होकर तिलक होता था, शादी की डेट तय की जाती थी, विवाह भी 3-4 दिन का प्रोग्राम होता था। पर अब समय अभाव के कारण ये सारे काम 2 ही दिन में निपटा दिए जाते हैं। बहुत सी तैयारियां घर के ही लोग करते थे। घर में हलवाई आकर 3-4 दिन तक पकवान बनाते थे, पूरे घर रिश्तेदार व्यस्त हो जाते थे। पर अब हम ये सब काम मिनटों में ऑर्डर देकर, हो सकता है पूरी शादी को शुरू से आखिर तक सारे काम शादी जाने वाली टीम को एक मुश्त पैसा देकर हो जाता है। पर ये कुछ विशिष्ट लोगों में ही होता है। हर ओकेजन के लिए साड़ी, ड्रेस आदि कई दिन के लिए तैयार करनी पड़ती है, और अब तो 2 ही दिन के लिए तैयारी करते हैं। अब तो थीम होती है कि आज हल्दी तो पीले कपड़े होने ही चाहिए, मेहंदी के दिन हरी ड्रेस होनी चाहिए। तो इस तरीके के बदलाव तो आए हैं। तो कुछ बदलाव सुखद भी है, हाँ। है ना। अब जैसे तैयार होना, पीले कपड़े पहनना, हरे कपड़े पहनना, हमें भी अच्छा लगता है। उस बदलाव को बहुत अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में हमें स्वीकारना भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं, बदलते दौर के साथ बीते कुछ वर्षों में शादियों का अंदाज बदल गया है। विवाह आयोजन में नवाचारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। परंपरागत विवाह के मंडपों का स्वरूप भी आधुनिकता के चलते बदल गया है। अब रेडीमेड और रंगीले और चमकदार मंडप बनाए जा रहे हैं। तड़क भड़क ने तो मानो विवाह के मंडप को फिल्मी सेट में ही बदल कर रख दिया है।
ये तो फिर वही है, सामर्थ्य के हिसाब से होता है, किस जगह पर हम हैं। अभी भी बहुत सादगी से जब होता है तो अच्छा लगता है। हालांकि जो परंपराएं हैं, जैसे कि मंडप में वो बांस गाड़ा जाता है, हाँ, बीच में कलश में, हाँ, तो कच्चा बांस है, तो देखो फिर क्या होता है कि ऐसे ऐसे जब होते हैं ना कि आम का जो पल्लव लाते हैं, बीच में कलश पे रखते हैं, उन सारी चीजों को जरूर वैसे ही रखना चाहिए, परंपरा भी निभाना चाहिए आधुनिकता के साथ में। हाँ, मतलब ठीक है, आपको केटर वगैरह जैसे दे देते हैं, पूरा एक मुश्त रकम दी और सब काम हो गया, लेकिन जो पूजा पाठ वाली चीजें हैं, जहाँ फिर वही बात आती है, जहाँ श्रद्धा और प्रार्थना की बात है, वहां उसको उसी स्वरूप में रखें तो अच्छा है ना? बस ऐसा है कि समय के हिसाब से हमने जैसे पहले भी कहा था कि प्रार्थना जरूरी नहीं है कि बहुत सारे घंटे चले। मन से की गई छोटी प्रार्थना भी दिल को पहुंच जाती है। तो अगर समय की कमी है, अगर बारात दूर से आई है, तो छोटी प्रार्थना भी हो जाए तो उसका हंस के स्वागत करना चाहिए ना। बिल्कुल, अगर आप गीत सुना देंगी सोनाली जी तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। जी, सुनते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है, पहले तो ये भी होता था कि जैसे ही विवाह तय हुआ तो फिर बोरा भर गेहूं आ जाता था, अड़ोस पड़ोस से सारे लोग इकट्ठे होते थे, रोज शाम को उसको चुना जाता था, फिर पिसने जाता था, और तब रोज गाने गाए जाते थे शादी ब्याह के। पहले देवी गीत गाया जाता था, उससे पहले गणपति गाए जाते थे, फिर देवी गीत, फिर उसके बाद बन्ना बन्नी जो भी होता था वो शुरू होता था। तो इस तरह से महीनों ये कार्यक्रम चलता था। तो अब वो दिन याद करो, कैसे किया जाए? बस वो हम फिल्मों में ही देखकर उसे अनुभव कर सकते हैं। वैसे शादियों का बदलता स्वरूप, शादी जीवन के षोडश संस्कारों में गणित एक संस्कार है। इसके 8 प्रकार बताए गए। गृहस्थ जीवन में आने के लिए सामाजिक मान्यता के फलस्वरूप इसकी महती आवश्यक है, किंतु इसके स्वरूप पूरा काल से ही बदलते रहते हैं। स्वयंवर की परंपरा पूरा काल में रही है, फिर आर्ष विवाह को उत्तम कहा है, किंतु इस उत्तम विवाह के स्वरूपों में बदलाव समय विशेष के परिणाम से हमेशा ही देखा गया है, जिसके फलस्वरूप ही शादी जैसे पुण्य कार्य के भेद संभव है। किंतु रहना तो सभी उत्तमता के साथ ही चाहते हैं, किंतु विभिन्न और विशेष
परिस्थितियों के चलते ही प्रभुवर को भी रुक्मिणी का हरण करना पड़ा। तो भाई इन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि शादियों का बदलता स्वरूप क्या कहा जाए, आजकल सिर्फ फोटो सेशन के लिए रस्मों को निभाया जा रहा है, हल्दी मेहंदी में वो भाव कम और फैशन ज्यादा है। ये बात तो सही है जो तुमने थीम वाली बात कही ना जी। नहीं नहीं देखो रंग बिरंगा अलग होता था, पीला पीला सारे लोग पीला ही पहन लेते हैं। अच्छा वो गहना बांट दिया जाता है फूलों वाला है ना, नकली वाला, लगा लो गहना, सब लोग वही एक चश्मा सा लगा लेते हैं। हाँ क्या बात है, वो भी होता है। तो हमारी साथी लिख रही है कि हल्दी मेहंदी में वो भाव कम और फैशन ज्यादा है, कोई मुहूर्त और समय की महत्ता को आजकल बच्चे समझ नहीं रहे हैं, बस अपने आनंद नाच गाना फोटो लेना ही सबसे ऊपर समझी जा रही है। सादगी और गंभीरता अब शादियों में रह नहीं गया और वो ही इन संबंधों से भी नहीं रह गया है। तो बात सही है। वैसे जो गंभीरता की बात है, पहले भी चुलबुली जो होती थी शादियों में, चुलबुलापन होता था, गारी गाई जाती थी, खूब खिंचातानी होती थी, जूते छुपाए जाते थे। तो वो तरीका एक अलग तरीके का मजा आता था, उससे कहीं ना कहीं संबंध और प्रगाढ़ होते थे। अब इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि सिर्फ फोटो के चक्कर में सब चीज की जाती है। हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि फोटो के लिए एक दिन अलग रखना चाहिए। हाँ उस दिन फोटो खिंचवा लो पहले दिन या शादी के बाद में अच्छे से तैयार हो गए और फिर शादी की रस्म उसी अंदाज में हो जैसे पहले होती थी। क्योंकि फोटो के चक्कर में वो शादी में मेहमान बैठे रहते हैं इधर उधर देखते और दूल्हा दुल्हन लगे कि कब आएंगे स्टेज पे, कब हम मिलेंगे, तो पता लगता है उधर सेशन चल रहा है। हाँ। तो सेशन की तरह ना करें। और एक बात और है जैसे तुमने कहा, लेकिन फोटो में भी वो जो परंपरागत रीति रिवाज होते हैं उनकी ही फोटो अच्छी आती है। तो ये बात तलाश जब करते हैं लोग तो ढूंढते तो वही फोटो है जिसमें कि कोई रिवाज हो रहा है, जैसे मांग भराई हो रही है या आलता लगाया जा रहा है, अग्नि के फेरे हो रहे हैं, अग्नि के फेरे हो रहे हैं, परछन हो रहा है, या जैसे कि वो लावा परछा जा रहा है, ढूंढते वही चीजें हैं, है ना। तो या कन्यादान होता है तो एक के ऊपर एक हाथ रख के वो थाली में ऐसे जल डालते हैं, माता पिता बैठते हैं, तो ढूंढा तो वही जाता है कि वो वाला कहाँ गया, वो वाला कहाँ गया, है ना। यानी हमें बीच बचाव का एक रास्ता ढूंढना चाहिए कि भाई आधुनिकता भी हो और उसमें संस्कार भी हो। जो बात हमें अच्छी लगती है उसे साथ में लेकर चले, पर जो हमारी परंपरा है उसे ना भूले, उसे ना भूले। और कहने के लिए हम कहने लगे कि 2 दिन की शादी होती है, लेकिन देखो अब बहुत सारी प्री वेडिंग वो होने लगी, पार्टी नहीं पार्टी होने लगी ना, क्या बैचलर पार्टी, फिर उसके बाद मेहंदी की पार्टी होने लगी, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं हम अपने दोस्तों को एक पार्टी देंगे, बैचलर पार्टी। हाँ बैचलर पार्टी। फिर गीत संगीत, लेडी संगीत अलग ढंग से होने लगा, उसमें आप बाहर वालों को बुलाने लगे। अब घर वाले ऐसे बैठे रहते हैं, पुराने लोग सोचते हैं कि कब मिले ढोलक बजाया जाए, गाया जाए। हमारा तो भाई बहुत मन करता है, बहुत मन करता है, नाचने का मन करता है। एक शादी में गए थे तो उनके यहाँ बुलाया था उन्होंने, और एक ठीक है अच्छा लग रहा था, कीबोर्ड रखवा दिया था, एक तबले वाले को और एक ढोलक वाले को, और गाने वाली आई हुई थी। लेकिन हम लोगों ने कहा भाई आप थोड़ा सा हटिए, 1 घंटा हमें भी दीजिए और हम लोग भी गाएंगे बैठ के। तब हम लोगों ने अपने पारंपरिक गीतों को गाया, तो अपने भी आनंद ले लिया और वो भी थे, तो अच्छा था, 4 घंटे अच्छा से चल रहा था कार्यक्रम, है ना। यही तो है, तो ये कर लेना चाहिए। हाँ, ये कर लेना चाहिए, है ना। हाँ कि ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही पंगत पे भोजन की बात भी याद आती है कि कैसे पंगत लगती थी, लोग परसते थे, तो अब उसको हम मेज कुर्सी पर कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि सचमुच वो एक तो दिक्कत होती है खाने में, वो जो है प्लेट तो वो तो इसीलिए होता है ना कम खाओ। और फिर कुछ यानी इतने सारे व्यंजन होते हैं, पहले 4-6 व्यंजन होते थे, पर उसमें जो स्वाद होता था बैठ के जो खाते थे उसका आनंद वो बूफे में नहीं है कि हाथ में वो भारी भरकम प्लेट है, साड़ी नहीं संभल रही है, खिलाया नहीं जा रहा है, गिरने का डर है। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो इसके लिए अभी भी फिर वाली बात आती है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेज कुर्सी ढेर सारी अभी कहीं लगी थी और उन्होंने ऐसी व्यवस्था रखी थी कि वेटर आके खुद परस रहे थे लोगों को गरम गरम, और लोग बैठ के खा रहे थे। तो अच्छी बात है। फिर अब ये कहिए कि पंगत बिल्कुल जमीन पे लगे, तो अब वो संभव नहीं है, हम लोग भी नहीं बैठ सकते, परसने वाले झुक के परस नहीं सकते। तो इसमें बीच का रास्ता ये अपना सकते हैं कि आप मेज कुर्सी की व्यवस्था कर दें, और जहां इतने पैसे खर्च कर रहे हैं थोड़े से और सहायक रख लें जो प्यार से परस लें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बड़े बड़े टेबल रख दीजिए, हाँ, कि अपने हाथ से लेके तुम एटलीस्ट बैठ के खा तो सके, बिल्कुल परोसने ना आए। हाँ, कम से कम बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। तो इस बात का ख्याल रखें, और मेहमान को अगर आपने बुलाया है तो इस बात का ख्याल रखें, और हम ख्याल रखेंगे गीत का। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना।
के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं, हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने ये आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी। साथी ये अंधेरा जैसे मेरा वैसे तेरा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा चंदा, चंदा चंदा, किसने चुरा। तो भाई देखो, ऐसा हम लोग बात कर रहे थे, हालांकि व्यंजन में तुम कुछ नमकीन बताओगे फिर मीठा बताओगे, लेकिन उससे पहले मीठा सा ये संदेश, जी। भाव बदल गए हैं। इन्होंने लिखा है कि पहले क्या होता था कि कहीं भी शादी होती थी, परिवार के सदस्य हो, रिश्तेदारों, गांव के हों, उनकी मानसिकता रहती थी कि भाई के यहाँ लड़के की या लड़की की शादी है, हम अपनी ओर से उन्हें क्या सहयोग दे सकते क्या हैं। बात है। अब क्या हो गया है कि नाम सुनते ही आज की जनरेशन सोचती है कि भाई अब उनके यहाँ शादी है, खूब डांस करना है, खूब मौज मस्ती करनी है। तो ये बदलाव जो है, ये हमें कुछ नहीं करना है, ना पैसे खर्च करने, लेकिन मानसिकता जो बदली है उसमें हम फिर से परिवर्तन ला सकते हैं, ला सकते है हैं, ना? और प्रयास होने चाहिए, है ना। और बुलौवा दिया जाता था, बुलौवे की भी रस्म होती थी, और उसमें तो सबसे मजेदार ये होता था कि जब निकलते थे तो सबसे पहले घर में बुलौवा दिया जाता था। हाँ। हम लोगों को सिखाया जाता था कि पहले घर में दो, कैसे जाके बोलोगे। तो सबसे पहले नीचे से आंगन से आवाज दी जाती थी कि फलाने हम लोग आए हैं भाई, फलाने क्या शादी है, ऐसे ऐसे आप लोगों को आना है। तो फिर बताया जाता था कि ये तो तुमने कहा ही नहीं, कि ये बता दिया कि बस इस तारीख को शादी है, आप सबको आना है, याद रखिएगा, ये तुमने नहीं कहा, फिर से दिखा रहे हो उसको। तो ऐसे कहा जाता था, सिखाया जाता था। जी। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन पहले कुछ खाना पीना भी बना लिया जाए तो ना। हम पोहा कटलेट की मैं रेसिपी बताती हूँ। इसमें पतला पोहा लेना है हमें, 2 कटोरी, 2 आलू, बारीक कटी प्याज है, फिर अदरक मिर्ची का पेस्ट लेना है, और नमक, हल्दी, मिर्ची, हरा धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और चावल का आटा। बहुत ही सिंपल है। पोहे को धोकर थोड़ी देर के लिए 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर पानी से निकालकर अच्छी तरह से उसे निचोड़ ले, और उसमें उबले हुए आलू जो है कद्दूकस करके डाल दे, फिर उसमें चावल का आटा डाल दे, सारे मसाले मिलाए, और फिर उसे गर्म तेल में ऐसा हाथ से ऐसा चपटा करके टिकिया बना के उसे तल दे। तो ये पोहा कटलेट तैयार हो जाएगा, और चाय के साथ में, चाय की चुस्कियों के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। देखो भाई, ऐसा है ना, जो भी तली हुई चीज रहती है उसका स्वाद तो अच्छा ही रहता है, लेकिन खाना नहीं चाहिए। हाँ, ये तो भी बता थोड़ा देते बहुत हैं, खा सकते हैं ना बुआ जी। खा सकते हैं, हाँ बिल्कुल खा सकते हैं भाई। सोनाली ने कहा है तो हम खा सकते हैं। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं, कल ही बनाई है बादाम कुकीज, 2 कप मैदा या आटा ले लीजिए, 1 कप बादाम पीस कर, इसका उल्टा रेशियो भी रख सकते हैं, रेशियो जो इसका उल्टा भी रख सकते हैं, ऐसा लिख रहे हैं शायद। मतलब 2 कप बादाम और 1 कप मैदा या आटा ले सकते हैं, और 1 कप पीसी हुई शक्कर लेनी है आपको, 3/4 कप पिघला हुआ रिफाइंड तेल या घी लेना है आपको, घी भी ले सकते हैं, इलायची पाउडर थोड़ा चाहिए। सभी चीजें मिक्स कर लीजिए और अच्छे से थोड़ा सा चला लीजिए। और इन्होंने लिखा है कि प्री हीट ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 18 से 20 मिनट तक बेक करें, ठंडा होने पर खाइए और खिलाइए। और इसको मतलब आप जो उसकी
कतरी भी रख सकते हैं बादाम को, उस पे सजावट भी कर सकते हैं और खजूर आदि से भी उसको सजा सकते हैं। ये तो केक तो ऐसा है ना, ये कुकीज है हाँ कुकीज है इन्होंने बताया। जी। तो इसको तो फिर छोटे छोटे गोल गोली गोल बना के, टिक्के रखने हाँ, पड़ेंगे जी, ना, जी, हाँ गोल गोल पेड़े करके, जैसे, हाँ, हाँ पेड़े जैसे बना दबा के तब और रखिएगा आप। उसके साँचे भी आते हैं, हाँ, तो उसमें मोल्ड्स भी रखते हैं। मोल्ड में रख दिया तो फिर और अच्छा बनेगा। बहुत लेकिन इसको अगर आप नहीं अगर आपके पास ओवन है तो हमें लगता है कि इसको आप एक बड़ा कुकर अगर है तो उसमें नीचे बालू रख के और उसमें कोई ऊंचा कोई स्टैंड रख के उसके ऊपर आप एक तवा या कोई थाली पे रख के भी बना सकती हैं। उसको भी प्री हीट करके रख दीजिए और पक जाएगा। या पैन भी आता है ना, उसमें भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ओवन की जरूरत है, कुकर में भी बना सकते हैं, गैस ओवन में भी बना सकते हैं। गैस ओवन में बना सकते हैं, नहीं तो गैस के ऊपर आप आजकल जो कढ़ाई आती है फ्लैट तली वाली जो उसको पैन बोलते हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा बालू रख दें नीचे रेत, उससे गर्म हो जाएगा और उसे लगा के ढक्कन लगा दीजिए, चारों तरफ से गर्म हो जाएगा। और ठंडी ठंडी जो है, ठंडी करने के बाद क्योंकि गर्म रहेगी। अच्छा हमें लगा फिर तुम कहोगी ठंडी ठंडी चाय के संग खाया जाएगा। गरम गरम चाय के संग ठंडी कुकीज। हाँ ये बात सही है। बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। फिर उसमें रागी का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो और भी पौष्टिक हो जाएगी। उसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। समय से कार्यक्रम समाप्त करेंगे तो फिर आ भी सकते हैं। जी जी जी, है ना। तो लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।